नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम हेलो करियर एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपने करियर से मुताल्लिक कुछ भी पूछना चाहें, कुछ रहनुमाई चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक करियर एक्सपर्ट रहेंगे जो कि आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, आपके सवाल के जवाब दे सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जब आप हमें कॉल करें अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें और आप क्या जानना चाहते हैं बहुत ही क्लियर आप हमारे एक्सपर्ट गेस्ट से पूछ सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपके हमारा ख़ास तौर पे मैं अपने उन नौजवान साथियों से आज ये दरख्वास्त करूँगी कि वो हमें ज़रूर कॉल करें जो कि 12th के बाद यानी 12वीं जमात के बाद अगर किसी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, कहीं उन्हें उनके नंबर जो है परसेंटेज उनकी थोड़ी कम आई है या फिर वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि वो किस कोर्स में एडमिशन लें, आगे उन्हें क्या करना है, आप हमें ज़रूर कॉल करें क्योंकि ये एडमिशन का टाइम है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तमाम चीज़ों के लिए अभी लिस्ट जो है वो भी जारी होने वाली है। तो आप बराए मेहरबानी हमारे इस प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। हमें कॉल ज़रूर करिए। चलिए अब हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, हमारे जाने पहचाने करियर एक्सपर्ट प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU से। प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम हेलो करियर में। शुक्रिया सर। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर अभी का जो ये टाइम है, इसमें 12वीं के बाद हमारे जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मसला आता है कि अगर उनकी परसेंटेज कम आई है या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आई है, तो किस तरह से वो अपने सब्जेक्ट का इंतखाब करें, किन ख़ास बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर अभी जो आजकल सिनेरियो हम देख रहे हैं कि जब करियर को लेकर हर बच्चा बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है, जल्द से जल्द वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, किन ख़ास बातों का ख्याल रखना होगा अभी इन बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे किसी भी वजह से उनके मार्क्स कहीं कम हैं और उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम है, उन्हें लगता है, लेकिन ऐसा देखिए हर सेक्टर में, हर मतलब कोर्स में अलग अलग तरह के जनरली मेरिट्स रहती हैं। लेकिन अभी जैसे हम दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे फॉर्म्स आए थे अभी, और उसके मोस्ट प्रॉब्ली उसके जो एंट्रेंस टेस्ट हैं जिसमें कुछ यूजी प्रोग्राम्स हैं जिसमें टेस्ट होता है, उसमें तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें 50% मेरिट उनके सब्जेक्ट मतलब उनके मार्क्स की होती है और 50% मेरिट जो एग्ज़ाम बच्चे देते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक CET है उसमें वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है काफ़ी यूजी प्रोग्राम्स के लिए। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आपको अच्छी तरह से तैयारी से देना चाहिए, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, देखिए सोशल साइंसेज की एक यूनिवर्सिटी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, तो जो खासतौर से दिल्ली के लोग हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन भी है, उसके अलावा तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसमें काफ़ी सोशल साइंसेज से रिलेटेड प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। जनरली आपकी कुछ प्रोग्राम्स में आपका मेरिट पर होता है, कुछ प्रोग्राम्स आपको एंट्रेंस देना होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट अभी शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी सितंबर लास्ट वीक में, और 1 अक्टूबर उम्मीद ये है कि अक्टूबर 1 वीक में उसकी कट ऑफ लिस्ट आना शुरू हो जाएंगी। तो असल ये है कि आपके मार्क्स जिस तरह के हैं, पहले तो आप उसके हिसाब से अपना फैसला करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कैलकुलेशंस भी आपको बहुत केयरफुली करनी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट 4 की बात करता है, तो आपको बेस्ट 4 अपना बहुत क्लियरिटी रखनी है, क्योंकि कुछ कोर्स वाइज भी बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं कि ये कोर्स कंसिडर हो सकता है, ये कोर्स कंसिडर नहीं हो सकता। तो उसको आप ज़रूर जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाना चाहते हैं, वहाँ की एलिजिबिलिटी, वहाँ की टर्म्स कंडीशंस ज़रूर आप पढ़ लें, क्योंकि सारी चीज़ आजकल वेबसाइट में मौजूद है। दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ासतौर से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो
अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से हैदराबाद की बात करें तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनरली, इसके अलावा भी हर स्टेट में अपनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके कैपिटल सिटी में एक यूनिवर्सिटी होती है, तो उसको ज़रूर आप फोकस करें। और कोर्स सिलेक्शन के लिए आपको ये समझना चाहिए कि हमें अगर हमारे मार्क्स जितने हैं जी, और हमारा इंटरेस्ट है, उस तरह के कोर्स का कॉम्बिनेशन ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कुछ कोर्सेज, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी जितनी भी होती हैं, चाहे वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी सारे कोर्सेज इतने हाई डिमांड नहीं होते। कुछ फ्लैगशिप कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में तो लोग जानते नहीं। इसी तरह से जैसे दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, लोगों को पता नहीं होते। तो इसी तरह से या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, जैसे अब हम आपको बताएं कि जामिया हमदर्द ने अभी काफ़ी नए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे एक MA इन पब्लिक पॉलिसी शुरू किया है। तो इस तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि जब नए प्रोग्राम शुरू होते हैं तो उसमें उतना कंपटीशन नहीं होता जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसको ज़रूर जहन में रखें। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ उन बच्चों से कि किसी वजह से अगर आपके मार्क्स कम है और मेरिट बेस्ड कहीं एडमिशन है, तो उसको ज़रूर ये देख लें कि आपका फिटमेंट कहाँ बनता है, आप उस तरह के कोर्सेज को ज़रूर सेलेक्ट करें। इसी तरह से जब काउंसलिंग में आप जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये जानते हुए भी कि हमारे मेरिट कम है, हमारी मेरिट लो है, उसके अलावा भी हम टॉप इंस्टीट्यूशंस को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। वो गलती होती है। जब भी अगर आपको ये लगता है आपके अगर कहीं मेरिट नीचे है, तो आप पहले लो मेरिट का नंबर 1 ऑप्शन पे रखेंगे, तो आपको सिलेक्शन के, क्योंकि पहली लिस्ट में जनरली लोग एडमिशंस नहीं लेते हैं, तो आपका चांस ज्यादा है। हो सकता है अगली लिस्ट में आपको मेरिट ना मिले। तो इसलिए हमेशा लो मेरिट के जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग होती है ज़्यादातर चीज़ों में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स में होती है, उसके अलावा बहुत सारे और जनरल प्रोग्राम्स में काउंसलिंग होती है, तो उन काउंसलिंग में आप वो ऑप्ट करें। इसी तरह से नीट में आप जब MBBS के लिए कर रहे होंगे, तो उसमें आप वो कॉलेज सेलेक्ट कर लें जिस कॉलेज में आपके चांसेस हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में नहीं किया, तो सेकेंड राउंड में जनरली मेरिट हाई जाना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जी, बहुत ही कारआमद आपने इस वक्त ये बात बताई है, और यकीनन ये जो आपने अभी एक करियर से रिलेटेड इतनी इम्पॉर्टेंट टिप दी है, इसका ख्याल न सिर्फ तमाम स्टूडेंट्स रखेंगे बल्कि उनके सरपरस्त, उनके वालिदैन भी रखेंगे। नाज़रीन, इसीलिए हम आपसे बार बार ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप हमें कॉल ज़रूर करें। हमारे साथ एक बेहतरीन करियर एक्सपर्ट मौजूद है जो कि आपके तमाम तर जो तशवीश है उसका हल आप तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बात करेंगे अब अपने पहले कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मेरा नाम इम्तियाज अहमद खान है जी। हाँ, तो जन्म पत्री तो मेरे को पता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ। तो मैं सैनिटरी का काम करता हूँ, तो मतलब फलता नहीं है जो मेरे से पहले काम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हम यहाँ पर करियर के ताल्लुक से बात करना चाहते हैं, जो ख़ास तौर पर हमारे तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कोर्स करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उसके ताल्लुक से आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जिस तरह से अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि किस उसका कितना नाम है। एक बात और आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, जब अमूमन स्टूडेंट जब आगे बढ़ते हैं, अपना फॉर्म जब फिलअप करते हैं, उस वक्त उन्हें किसी ख़ास कोटे का, जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा है या फिर वो किसी वीकर सेक्शन से हैं, या अगर उनके पास कोई इस तरह का सर्टिफिकेट है, उसका उन्हें कितना बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, बहुत अच्छी आपने ये सवाल किया, और आज इत्तेफाक से, मतलब तकरीबन मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों की कॉल्स मेरे पास वैसे भी आती हैं, और आज इत्तेफाक से कॉल आई थी जिसमें एक साहब कह रहे थे कि भाई हमारा एडमिशन स्पोर्ट्स से कैसे हो सकता है। तो उन्हें यही नहीं पता कि स्पोर्ट्स का फॉर्म हम अलग से भरा जाता है। जी। देखिए, ये बात समझने की है कि जहां पर भी स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो आपको एक एप्लीकेशन अपना जो स्पोर्ट्स कोटे का है वो सेपरेट एप्लीकेशन होती है। जी। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, मोस्टली आपको यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो जामिया हो या और अदर यूनिवर्सिटीज हो, वहां पर जब स्पोर्ट्स कोटे के अलग फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, उनका फॉर्मेट भी अलग होता है। उसमें आपको फिर ये ख्याल रखना है बच्चों को कि सारे आपके जो नेशनल लेवल के या आपके स्टेट लेवल के जहां भी आप खेलें, वो आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, वो जरूर लगाने। इसी तरह से आपकी अगर कोई कैटेगरी है, तो कैटेगरी को बहुत केयरफुली भरना है।
बहुत सारी जगह पे आपको दो कैटेगरी में आप फॉल कर रहे होते हैं, तो आपको ये देखना होता है आप कौन सी कैटेगरी में भरना चाहते हैं, उसको केयरफुली भरें और बहुत जल्दबाजी ना करें। देखिए इसको जनरली लोग क्या करते हैं, जो इसकी बुकलेट्स आती हैं, इंफॉर्मेशन बुकलेट्स होती हैं, हर फॉर्म जब भी होता है तो उसकी एक गाइड होती है, जो एडमिशन गाइड होती है या प्रोस्पेक्टस होता है या इंफॉर्मेशन बुकलेट होती है, उसको जरूर उसमें पढ़िए और हर चीज को बहुत केयरफुली पढ़िए, फिर फॉर्म भर, जल्दबाजी ना करें। जनरली होता क्या है, लोग आखिर वक्त में जाके अप्लाई करते हैं। और मैं ये बता दूं कि बहुत सारे अभी ऐसे फॉर्म्स हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अभी डेट्स बची हुई हैं, उनकी डेट एक्सटेंड हुई है बेसिकली, तो 10 सितंबर तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अभी जॉइंट काउंसलिंग की डेट्स बची हुई है, जब वो जेई का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद होगा, तो जो भी तमाम दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और बहुत सारे जो आपके एनआईटीज वगैरह हैं, उसमें जब एडमिशन होगा वो काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो वो भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो काउंसलिंग कब खुलेगी और उसमें अप्लाई करना। उसमें आपको बहुत पहले से आप ये तैयारी अपनी करके रखिए, आप इंतजार ना करें कि जब रिजल्ट आएगा जब देखेंगे, आप पहले से सेलेक्ट करें कि भाई आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं, आपको कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, तो और उसकी क्या काउंसलिंग की डेट्स होती हैं, पिछली साल में काउंसलिंग कैसे हुई थी, तो उसका पोर्टल क्या है। तो आप आखिर होता क्या है कि फिर हमें जब पता चलता है तो आखिर वक्त होता है, फिर हम बहुत जल्दबाजी में हर काम करते हैं, कभी हमारा सर्टिफिकेट रह जाता है, हम किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो हम नहीं भर पाते। और बहुत बार लोगों को ये भी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपकी कोई कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप उस कैटेगरी में अप्लाई करिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि आप हर इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करिए। देखिए अगर आप मिसाल के तौर पर ओबीसी में फॉल करते हैं, आप SC ST में फॉल करते हैं, या आप EWS कोटे का आपका जनरली बहुत फायदा है, आप EWS का जरूर सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाने में भी टाइम लगता है, तो उसको बनवा के रख लें पहले से, जिससे कि लास्ट टाइम पे आपको कोई इशू ना आए। तो मेरा ये कहना है कि आप और हर इंस्टीट्यूशन में जहां आपको लगता है आपके मतलब का कोर्स है वहां जरूर अप्लाई करें। अप्लाई करने में जरूर आपका थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है सिर्फ कोशिश करने में। जी बिल्कुल, बहुत ही कारआमद आपने ये बात कही है और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम जो नाजरीन हैं न्यूज़ 18 उर्दू के जो हेलो करियर प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं वो इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे। नाजरीन, हमारी ये बातचीत जो है ये जारी रहेगी, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। प्रोग्राम हेलो करियर में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं करियर एक्सपर्ट प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से। आप अपने सवाल उनसे कर सकते हैं, आपकी बेहतरीन रहनुमाई होगी, आपको गाइडेंस मिलेगा। रेहान खान सूरी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार कई बार ये सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, ख़ास तौर पर दिल्ली चूँकि राजधानी है, तमाम तर जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारा जो नौजवान तबका है वो यहीं पर यहाँ की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करना चाहता है, जो कि बहुत ही कुदरती बात है क्योंकि उन्हें वहाँ करियर ऑप्शन भी बाद में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो 12वीं के बाद, 12th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन में किन ख़ास बातों का ध्यान रखें? क्या वो बच्चे जिन्हें आगे जाना है, एकेडमिक्स में जिनको आगे कुछ करना है, वो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन का ध्यान किस तरह से रखें, या फिर जिनको जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, UPSC वगैरह, उनके लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस आपसे यहाँ पर चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो बहुत मैटर करता है। एक तो आपको जनरली ये देखना है कि आप कहाँ किस जगह फिट होता है आपका मेरिट जो है। और जहाँ तक UPSC के सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात है तो मुझे लगता है जो जनरल BA है और उसके साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होता है प्रिपरेशन करने में। और जो लोग बहुत सारे देखिए, क्योंकि UPSC को लेकर अगर देखें तो बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे मेडिकल प्रोग्राम हैं, उसके बाद भी लोग उसमें जाते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट अगर लगता है कि आपको एक BA प्रोग्राम करना है और आपने पहले ही तय कर लिया और उसके हिसाब से आप तैयारी करें, इकोनॉमिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट होता है जनरली UPSC के लिए। लेकिन हम जनरल अगर बात करें, जो ऑप्शंस बच्चों को जो मिलते हैं ख़ास तौर से, और
जिसमें आप आगे करियर अपना बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए, कॉलेज बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज का अपना एक माहौल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं आपको ये जो आपको ना तो पीयर ग्रुप मिलता है, आप उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप JNU चले जाते हैं तो आपको एक बहुत एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे बड़ी ज़्यादातर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशंस पे या UPSC के इस तरह के लोगों का माइंडसेट मिलता है, या बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस में। इसी तरह से आप अलग अलग कैंपसेस हैं जहाँ पर आप अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल कोर्सेज में लेना चाहना चाहते हैं तो आपको अलग तरह के सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि आपको पहले अपना करियर का डिसीजन लेना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप टीचिंग में रहना चाहते हैं तो आपको टीचिंग के हिसाब से करना है। आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो आपको एक अंग्रेजी या कोई एक लैंग्वेज जरूर पढ़नी चाहिए और उसमें आपको मजबूत होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जनरली बैचलर्स लेवल पे भी जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ के अगर उसके बाद जाते हैं तो वो भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत हेजिटेट करते हैं, बिल्कुल एक माइंडसेट बनाते हैं कि यही वाला सब्जेक्ट अगर मिलेगा तब चलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके रूट्स भी होते हैं, आपने जैसे BA पास ले लिया, उसके बाद आप MA फिर उसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं जो आपकी चॉइस है। चलिए आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, जैसे आपका मिसाल के तौर पर BA इंग्लिश में एडमिशन नहीं हुआ किसी वजह से, आपने जनरल BA ले लिया और उसमें एक इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट ले लिया और MA इंग्लिश से अपना कर लिया। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स अगर किसी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ना की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑनर्स में ही सब BA आपको ऑनर्स मिले या वो एक्सक्लूसिवली वही सब्जेक्ट का आप BA करें तभी आप आगे जा सकते हैं। जी सर, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त हमें एक कॉलर की हम बात सुनना चाहेंगे जो हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, मैं रामलाल बोल रहा हूँ जम्मू से। जी बताइए सर। जी रामलाल जी। जनाब बात यह है कि मैंने अब इस वक्त किसमें फ्यूचर है ज्यादा, जो बच्चा जिसमें डाले? क्या बात समझ मतलब किसमें ज्यादा करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर किसमें ज्यादा ब्राइट है, इन जनरल ये पूछना चाहते हैं सर। देखिए, अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी में फ्यूचर है। इस वक्त जितनी भी चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी बेस हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री 4.0 की अगर हम बात करिए तो अभी नंबर ऑफ जॉब्स भी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हैं, चाहे वो आपकी IT से रिलेटेड काम हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, स्मार्ट सिटीज़ में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकाट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर आप IT में भी जा रहे हैं तो डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिजिटल डिज़ाइन, जो डिजिटल आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहते तो आप डिज़ाइन में जा सकते हैं, खासतौर से डिजिटल डिज़ाइन की बहुत बात हो रही है। तो इस तरह की जो अभी ये जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर है बेसिकली। इसी तरह से आप देखो, अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में जाते हैं तो 5G एक फ्यूचर आने वाले टर्म में अगर आप उस तरह की टेक्नोलॉजी सीखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। इसके अलावा आपको अगर आप ऑटोमेशन को इस वक्त पढ़ते हैं, इसी तरह से आप अगर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा उसका इस वक्त ज़रूरत है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से अभी आपकी जो ज़्यादा फोकस है वो अभी मेडिसिन में अगर आप जाते हैं और मेडिसिन से रिलेटेड कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इस वक्त स्कोप है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इस तरह की जो नई अभी जैसे ना मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर में एक अलग तरह का स्कोप है, IT में एक अलग तरह का स्कोप है। जी तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद कारआमद साबित होगा और हम प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से। उन्होंने इतना कीमती वक्त हमारे तमाम नाज़रीन के लिए दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। आदाब।